नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर रवि आनंद है। मैं एक डीएम गैस्ट्रो हूं और मैं पेट और लिवर की विभिन्न प्रकार की बीमारियों को देखता हूं तथा उनका इलाज करता हूं। इस समय मैं लखनऊ में प्रैक्टिस करता हूं। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है आईबीडी, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। तो ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज होता क्या है? इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज एक तरह का हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र का एक बीमारी है, जिसमें खाने की नली में, पेट में, खासकर आंतों में, छोटी आंत या बड़ी आंत में सूजन के तौर पे प्रस्तुत होती है। ये जो पेशेंट होते हैं खासकर आंतों की बीमारियों से पीड़ित होते हैं। मुख्यतः जब ये पेशेंट डॉक्टर के पास या किसी परेशानी से दिखाने आते हैं, तो मूलतः ये लोग पेशेंट जैसे कि पेट दर्द, दस्त होना जिसमें पतले मोशंस आने, मोशन में ब्लड आना, कई बार बिना मोशन के भी ब्लड आना, भूख कम लगना, वजन का कम होना, कई बार हल्का फुल्का बुखार रहना, ये सब इस बीमारी के लक्षण होते हैं। हालांकि जब शुरुआती लक्षण होते हैं तो कई बार आम बीमारियों की तरह ही नजर आते हैं। इसीलिए कई बार हम लोग शुरुआती तौर पे इनको पकड़ने में कई बार दिक्कतों का सामना करते हैं। फिर ये होता है कि जो आईबीडी होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आईबीडी बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। उसमें भी कई तरह की कैटेगरीज हैं, लेकिन मूलतः दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है क्रॉन्स डिजीज और दूसरा हम लोग मानते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो दोनों में अंतर क्या है? देखिए, मूलभूत दोनों में आंतों का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन क्रॉन्स डिजीज में पूरे ही पाचन तंत्र का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जैसे कि मुंह, खाने की नली, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत। इन सब में सूजन, अल्सर, घाव तथा कई बार सिकुड़न यानी जिसको नैरोइंग या स्ट्रक्चर बोलते हैं, उस तरह प्रस्तुत कर सकता है। उसी प्रकार दूसरा होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस में मूलतः बड़ी आंत एवं जो पैखाने का रास्ता होता है वही मेनली इन्वॉल्व होता है, लेकिन कई बार छोटी आंतों को भी इन्वॉल्वमेंट देखा गया है। फिर ये भी सवाल उठता है कि आईबीडी आखिर होता क्यों है? तो इसके होने के कारण एग्जैक्टली कह पाना तो बहुत ही मुश्किल है। इसके बहुत सारे कारण देखे गए हैं। मूलतः प्रमुख कारण है जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता होता है या फिर इम्यूनिटी सिस्टम होता है, उसका सही से काम ना करना या फिर अत्यधिक काम करना। तो कई बार क्या होता है, शरीर में कुछ इन्फेक्शन होते हैं जिनको शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम उसको खत्म करने में बहुत ही सहायता करता है, लेकिन कई बार यही इन्फेक्शन आमतौर पर बहुत लंबे समय तक होते रहते हैं, जिसके कारण जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है वो कई बार थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, जिस कारण कई बार ये रिएक्शन के हेतु आंतों में घाव पैदा करना या अल्सर पैदा करना, इस तरह की समस्याएं आगे पैदा कर देता है। तो मूलभूत ये देखा गया है कि कोई भी अगर सूजन, जिस कारण भी सूजन हो जाए आंतों में और वो बहुत लंबे समय तक रहे, उस कारण ये आंतों में घाव पैदा करना या सूजन पैदा करना या कई प्रकार की बीमारियां आगे चल के कर सकता है। तो मेनली इम्यूनिटी सिस्टम का डिफेक्ट इसमें माना जाता है। तो आखिर ये डिफेक्ट होता क्यों है? इसके भी बहुत कारण देखे गए हैं। कई बार कई इन्फेक्शन जो शरीर में होते हैं वो लंबे समय तक रह जाते हैं और शरीर उनको पूरी तरह निकालने में असहाय होता है। वो जो इन्फेक्शन होता है लंबे समय तक होने के कारण सूजन पैदा करता है और ये सूजन भी फिर लंबे समय तक रहकर आंतों में आगे चल के कई प्रकार की दिक्कतें पैदा करता है। ये भी देखा गया है कि जो जेनेटिक जो चीज होती है, मतलब एक परिवार में माता से या पिता से बच्चों में आना या फिर इसी तरह, ये भी पाया गया है कि कुछ परसेंटेज केसेस में ये जेनेटिक भी होता है। आईबीडी को डायग्नोस करने का क्या तरीका है? आईबीडी को डायग्नोस करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तरीकों में आता है कि सिम्टम्स। पेशेंट अपने सिम्टम्स लेके जब डॉक्टर के पास जाता है तो हमको खास सिम्टम्स पहचानने होते हैं, जिस तरह पेट दर्द हो, मोशन में खून आना हो, भूख कम लगना हो, वजन का कम होना हो,
इसी प्रकार के सिम्टम जब होते हैं तो कई बार हम लोग को आईबीडी के बारे में सोचना पड़ता है, खासकर जब ये सिम्टम बहुत लंबे समय से। दूसरा हमारे पास रहते हैं जिसको बोलते हैं एंडोस्कोपी और कोस्कोपी, यानी दूरबीन द्वारा जांच। दूरबीन द्वारा जांच जो है बहुत ही स्पेसिफिक मानी जाती है। इसमें एक पाइप नुमा आकार का एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसके एंड में एक कैमरा लगा रहता है। जो एंडोस्कोपी होता है उसके मुंह के रास्ते हम लोग खाने की नली और पेट देखते हैं। उसी प्रकार जो कोस्कोपी रहता है हम लोग पैखाने के रास्ते पूरी बड़ी आंतें और छोटी आंत का एकदम एंड वाला हिस्सा देखते हैं। जब हम लोग कैमरे से देखते हैं तो हम लोग को साफ दिखते हैं वहां पे घाव, वहां पे अल्सर, या वहां पे जो वहां पे संकरापन होना है या किसी तरह के चेंजेस भी हम लोग आसानी से पकड़ सकते हैं। इसके ऊपर भी जांचें होती हैं जैसे सीटी स्कैन है, एमआरआई है। उन जांचों से भी हमको इन्वॉल्वमेंट, कितनी आंतें में ये बीमारी फैली हुई है या बीमारी कहाँ तक और फैली है, ये भी पता लगाने में मदद मिलती है। फिर उसके बाद आता है कि आखिर जब आईबीडी डिटेक्ट हो जाए, हम लोग डायग्नोज कर लें, उसके बाद इसके इलाज में हम लोग कैसे आगे बढ़े। तो इसके इलाज का तरीका डिपेंड करता है बहुत चीजों पे। बहुत चीजें, जैसे कि सबसे पहले होता है कि आंतों की जो बीमारी है वो कहाँ तक फैली है। क्या सिर्फ नीचे के हिस्से में है, आधी आंत में है, पूरी आंत में है, बड़ी आंत इन्वॉल्व है कि छोटी आंत इन्वॉल्व है कि दोनों इन्वॉल्व है, इन सब पे हम लोग देखते हैं। उसके हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट देखते हैं। दवाइयों में सबसे पहले हम लोग को जो इनका इम्यून सिस्टम हमारा रहता है उसको, उसका रिस्पॉन्स कम करने के लिए हम लोग सबसे पहले स्टेरॉइड दे सकते हैं। स्टेरॉइड की वजह से इम्यूनिटी जो होती है वो थोड़ा सा कम हो जाती है, जिसके कारण जो इन्फ्लेमेशन है वो भी कम हो जाता है। दूसरा हमारे पास होते हैं एमिनोसाइलिसिड्स, जिसमें सल्फासालाजीन होता है, इसी तरह मिसलामीन है। ये सब जो हैं हम लोग ट्रीटमेंट डोज बॉडी वेट के अनुसार और कितना इन्वॉल्वमेंट है आते उसके हिसाब से देते हैं। फिर हमारे पास इसके सिवा भी बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। एक आजकल जो सबसे नया सिस्टम है वो है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट एक तरह के एंटीबॉडीज होते हैं जो कि वो शरीर के उस प्रोटीन को टारगेट करते हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को डिफेक्ट जो जिसकी वजह से हुआ है उसको कम करने में मदद करते हैं। तो इस तरह हमारे पास एडालिमुमैब, इन्फ्लिक्सिमैब, इस तरह के बायोलॉजिकल एजेंट्स मौजूद हैं जिनका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा देखा गया है और इसके कारण बीमारी कंट्रोल भी रहती है और आगे चल के किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना भी नहीं करना होता है। फिर इसमें खान पान का भी विशेष रोल आता है। खान पान जैसे एक अच्छा पौष्टिक आहार लेना बहुत जरूरी है। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन ये देखा गया है कि थोड़ा तेल मसाला कम रखना है खाने में। ये सब जो कार्बोहाइड्रेट जो खासकर जैसे मैदा होता है उसको कम रखना है। हरी सब्जियां ज्यादा लेनी है ताकि नेचुरली विटामिन और मिनरल्स हमारे शरीर में पहुंचते रहे। तो इस तरह की चीजें इनके ट्रीटमेंट में और मैनेजमेंट में हम लोग को मददगार साबित हो। तो ये आईबीडी का एक संक्षेप में मैंने आपको बताने की और समझाने की कोशिश की है। अगर इस तरह के आपको सिम्टम जब भी आए या आपको लगे कि मल द्वार में मल के रास्ते खून आ रहा है या आपका वजन कम हो रहा है, ये सब दिखते कभी भी आप खुद से ट्रीटमेंट का मत सोचिए। अपने नजदीकी डॉक्टर से मिलें, उनसे सलाह करें, वो जो बताएं उनके मुताबिक दवाएं करें और बीमारी जितनी जल्दी पकड़ में आती है उतना अच्छा इलाज भी संभव हो पाता है। तो ये सब चीजें हमको बड़ा ध्यान में रखनी चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोविड की वजह से आजकल लोगों को बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। खासकर मैं देख रहा हूं पेशेंट जो पेट और लिवर की वजह से भी काफी परेशान हैं। इसमें कोविड के मुख्य तौर पर जो लक्षण होते हैं वो हैं पेट दर्द, उल्टी आना, दस्त होना और भूख कम लगना, स्वाद का ना आना। तो ये सब चीजें पेट से संबंधित होती हैं और जो कि कोविड इन्फेक्शन में काफी हद तक देखा भी गया है। तो अगर आपको इस तरह के सिम्टम आते हैं तो कभी भी इसको इग्नोर ना करें। अगर आपको लगता है कि पेट में दर्द है, दस्त बहुत दिनों से होने लगा है, खासकर आज के समय में, तो अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर मिले क्योंकि एक संभावना कोविड इन्फेक्शन की भी होती है इसमें। दूसरा चीज ये है कि अगर जो ये पेट वाला इन्वॉल्वमेंट जब भी होता है तो इससे घबराएं नहीं। जब इनकी दवाएं चलती हैं इससे ये इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। बहुत इसमें बहुत ज्यादा दवाइयां खाने की जरूरत नहीं होती है। खान पान भी आप अपना नॉर्मल रख सकते हैं। और एक और चीज होता है कि जब भी सिम्टम आपको आने लगे, खासकर पेट दर्द के साथ आपको सांस में ज्यादा दिक्कत आने लगे,
तो तुरंत आपको अपना फिर FiO2 चेक करना है, कोविड-19 का टेस्ट भी करा लेना है। अगर पॉजिटिव आता है तो उसके अनुसार डॉक्टर की सलाह के बाद अपना इलाज प्रारंभ करें।